हेलो स्टूडेंट्स, जीटीएस 14 फिजिक्स के आप क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस देख लें। तो ये क्वेश्चन नंबर 91, अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑन अ स्मूथ इनर सरफेस ऑफ conical funnel. If the height of the plane of the circle above the vertex is 9.8 centimeter, find the speed of the particle. अब आप यहाँ ध्यान से देखें, इस तरह का आपका कॉनिकल फनल दिया हुआ है। ये वर्टेक्स आप यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, ये हाइट दिया हुआ है h। इस हाइट पर सर्कुलर ट्रैक पर, सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल रोटेट कर रहा है। तो आप कहेंगे कि इस रिवॉल्यूशन में नॉर्मल फोर्स अगर आप यहाँ पर देखें n, और हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल थीटा, तो एक कंपोनेंट n cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर बन रहा है n sin थीटा। अब आप यहाँ पर n sin थीटा इज बैलेंसिंग वेट ऑफ द बॉडी, और आप देख रहे हो ये जो n cos थीटा है टुवर्ड सेंटर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर mv स्क्वायर बाई r इट इज इक्वल टू n cos थीटा and mg is equal to n sin theta. If we divide 2 by 1 tan theta comes, आप यहाँ पर देखें mg न्यूमरेटर में होगा, mv स्क्वायर बाई r डिनोमिनेटर में होगा। तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, rg अपॉन v स्क्वायर। अब आप थीटा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें, ये देख रहे हैं आप थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, उस केस में ये एंगल थीटा। तो टेन थीटा क्या हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको रिजल्ट जो मिल रहा है r अपॉन h इज इक्वल टू rg अपॉन v स्क्वायर। r कैंसिल आउट करो तो v इज इक्वल टू अंडर रूट gh, और जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको 0.98 मीटर पर सेकेंड जो फर्स्ट ऑप्शन है ये मिल रहा है। क्वेश्चन 92, a motor drives a body along a straight line with constant force. The power P developed by the motor must vary with time t as। तो आप यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं, तो आप सभी बच्चे देखो फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है, तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट। और इस केस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई बॉडी मूव कर रही हो तो आप लिख सकते हो v इज प्रोपोर्शनल टू t। और ऐसे में पावर का जो वेरिएशन है p इज इक्वल टू एफ वी में आप देख सकते हो p इज प्रोपोर्शनल टू t। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी की साइन शो कर रही है कि ये लीनियर रिलेशन है। इस लीनियर रिलेशन में अगर पावर आप इधर को और टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर प्लॉट कर रहे हो तो जो गिवन कर्व है उसमें ये सूटेबल कर्व है। क्वेश्चन 93, in a simple pendulum the breaking strength of the string is double the weight of the bob. The bob is released from rest when string is horizontal
the string breaks when it makes an angle theta with the vertical. अब आप देख रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन दिया गया और वर्टिकल से जब ये थीटा एंगल बना रहा होता है तो उस समय आप यहाँ पर देखें जो इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा फोर्स एक्ट कर रहा है, टेंशन उससे ज्यादा एक्सीड करेगा अगले मोमेंट। ये आपके सामने दिया गया है। अब आप रिलेशन बनाए तो सबसे पहला रिलेशन क्या बनेगा, T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन L, L इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसे आप रेडियस की तरह देख रहे हैं। और आपको अभी भी बताया गया कि थीटा पोजीशन में जब मैंने कहा कि ये टेंशन जो है 2mg के बराबर हो रहा है तो जस्ट अगले मोमेंट ये ब्रेक हो जाएगा। तो उस केस में इफ वी पुट t इज इक्वल टू 2mg तो आप यहाँ पर एक रिलेशन देखेंगे और ये रिलेशन हो गया 2mg माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन L। अब आप दूसरा रिलेशन जो बनाने जा रहे हैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो और साथ साथ इसे आप रेफरेंस लेवल ले रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो जीरो। और जब ये इस नए पोजीशन में आ रहा है, थीटा पोजीशन में आ रहा है, तो आप देखते हैं कि ये L cos थीटा के बराबर की डिस्टेंस नीचे आ रहा है तो आप यहाँ पर माइनस mg L cos थीटा और प्लस स्पीड v हो गई तो हाफ mv स्क्वायर। इस तरह से आप लोग यहाँ पर mv स्क्वायर अपॉन L ऑब्टेन कर सकते हैं। ये कितना हो गया, mv स्क्वायर अपॉन L इट इज 2 mg cos थीटा। ये वैल्यू उठा करके आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो 1 implies that 2mg minus mg cos theta it is equal to 2mg cos theta। तो आप देखिए बेटा 3mg cos theta बन जाता है, mg कैंसिल आउट कर दो तो आपको cos theta की वैल्यू 2/3 ये मिल रही है। तो आप यहाँ से देख सकते हो थीटा इज cos इनवर्स 2/3, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 94, ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम है सेंटर ऑफ मास का और आप सभी को बताया गया है कि जब हम कुछ पार्ट बॉडी का निकाल रहे होते हैं, एलिमिनेट कर रहे होते हैं, तो उस केस में फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि आप इसके साथ देख रहे हैं। ये एक्स और वाई एक्सिस लिया गया और प्रीवियस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है आप देख रहे हैं सेंटर पर है, ओरिजिन पर है। तो यहाँ पर ये जो एलिमिनेटेड पार्ट है इसका अगर मास आप कैलकुलेट करें तो m डैश विल बी इक्वल टू पाई r बाई 2 होल स्क्वायर इंटू सिग्मा, बिकॉज सरफेस मास डेंसिटी सेम होगी और आप इसे पाई r स्क्वायर सिग्मा देखें तो इट इज मास ऑफ द कंप्लीट डिस्क। तो आप इसे m/4 लिख सकते हैं इफ वी आर टेकिंग मास ऑफ कंप्लीट डिस्क कैपिटल M। और आफ्टर रिमूविंग इट न्यू सेंटर ऑफ मास विल बी m into 0 minus m dash, it is m/4
इंटू इसका सेंटर ऑफ मास राइट में है r/2 अपॉन m - m/4। तो आप सिंप्लीफाई करें तो उस केस में आपको -r/6 मिल रहा है। इस तरह से आप देख रहे हो कि ये केवल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ही शिफ्टिंग होगी सेंटर ऑफ मास की। तो नए सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं -r/6, 0। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। 95 फिगर shows a block A of mass 6m having a smooth hemispherical groove of radius r is equal to 2.1 meter placed on a smooth horizontal surface. ये आप देख रहे हैं, ये स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, इसका मास 6m, और आप देख रहे हैं ये छोटा सा ब्लॉक है B, इसका मास m है। ये टॉप ऑफ द सरफेस, हेमिस्फेरिकल सरफेस यहाँ से रिलीज किया जाता है। जब ये लोएस्ट पोजीशन में होता है तो उस मोमेंट पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ब्लॉक A। तो आप लोग देखें, फाइंड द स्पीड ऑफ बिगर ब्लॉक व्हेन स्मॉलर ब्लॉक रीचेज इट्स बॉटम मोस्ट पॉइंट आर पोजीशन। तो आप लोग आराम से देख सकते हो। सबसे पहली चीज है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप देख रहे हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए आप लोग कहोगे कि मोमेंटम कंजर्वेशन हम हॉरिजॉन्टल में अप्लाई कर सकते हैं। तो जब ये इस पोजीशन में पहुंचेगा और इसकी स्पीड को आप vb लिख दें तो आप आराम से लिख सकते हो mvb माइनस, ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा, जिससे कि स्टार्ट में ये रेस्ट में है तो बाद में भी रेस्ट में होगा 6m, सॉरी बाद में भी आप कहेंगे कि इसका मोमेंटम जो है 0 होगा। तो mvb इंटू 6mva it should be 0, it is initial momentum। और यहां से आप लोग vb इज इक्वल टू 6va, ये एक रिलेशन डिराइव कर रहे हैं। अब आप देखें, यहां पर जब आप एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हाफ mva स्क्वायर प्लस हाफ mvb स्क्वायर, ये कैनेटिक एनर्जी इन दोनों पार्टिकल, दोनों बॉडीज को मिल रही है ड्यू टू लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप यहां पर लिख सकते हो mgr। अब यहां पर आप सभी देख रहे हैं ब्लॉक ए का जो मास है 6m है, तो यहां 6m कर दें और इसमें vb की वैल्यू 6va रख करके सिंप्लीफाई करें और न्यूमेरिकल वैल्यूज रख दें तो आपको 1 मीटर पर सेकेंड ब्लॉक ए की स्पीड मिल जाएगी। 96 3 blocks A, B and C, ये फिगर दिया हुआ है। अब आप देखिए यहां पर मासेस स्मॉल m और यहां पर कैपिटल M दिया हुआ है। कह रहा है they are kept on smooth horizontal surface as shown in figure. A and B have equal masses, small m, and capital C has mass capital M. Block A is given an initial speed v towards B, due to which it collides with B perfectly inelastically
द कंबाइंड मास collides with C also perfectly inelastically, and 5/6 part of total energy, initial kinetic energy, is lost in this process. तो कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। अब आप देखिए इसे v वेलोसिटी से जब आप प्रोजेक्ट करेंगे और ये इससे कोलाइड करेगा तो आप सभी जानते हैं mv प्लस m इंटू 0 इट इज इक्वल टू, दोनों कंबाइंड बॉडी का मास 2m हो जाएगा v डैश, तो v डैश हो गया v/2। और जब v डैश मिल गया तो आप कह सकते हैं कि एक नया डायग्राम हम इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि ये 2m मास, ये v/2 स्पीड, ये कैपिटल M मास जो रेस्ट में है, ये जब इससे कोलाइड करेगा तो आप आराम से देख सकते हैं 2m इंटू v/2 इज इक्वल टू 2m प्लस कैपिटल M इंटू v डबल डैश। तो आप v डबल डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, कितना हो जाएगा। आप देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, m अपॉन 2m प्लस कैपिटल M इंटू v। अब जब आपने यहां तक की बातें देख ली तो आप देखें 5/6 पार्ट अगर इसका लॉस्ट हो गया तो आप समझ रहे हैं कि जो फाइनली कंबाइंड बॉडी ये फिर से बन करके चल रही होंगी इस v डबल डैश स्पीड से, तो जो अब किनेटिक एनर्जी है ये 1/6 पार्ट होगी। तो आप कहोगे हाफ मास ऑफ सिस्टम जो अब नया फॉर्म हो रहा है 2m प्लस कैपिटल M का इंटू v डबल डैश स्क्वायर, इट इज 1/6 पार्ट ऑफ इनिशियल कैनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। आप यहां पर वैल्यू रख दें v डबल डैश की, सिंप्लीफाई कर लें तो आपको रिजल्ट मिलेगा कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू 4। 97। यहां पर 97 प्रॉब्लम आप देखें, ये डायग्राम बना हुआ है और यहां पर स्ट्रिंग वाउंडेड है और इसे कोई पर्सन अनवाउंड कर रहा है। अब आप यहां पर देख सकते हो ये डिस्टेंस दिया हुआ है L। जब ये अनवाउंड होगा तो आप देख रहे हैं कि ये जो स्फीयर है, ये सिलेंडर है, ये रील है, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये इधर को घूम करके आ रही है, रोटेट करके आ रही है इसके पास। कह रहा है कि जब ये इसके पास पहुंच जाए तो कितना यहाँ पर लेंथ अनवाउंड हुआ। तो आप सभी जानते हो कि अगर ये v स्पीड से चल रहा है तो यहाँ पर जो स्पीड होती है दैट स्पीड इज 2v, क्योंकि टेंजेंशियल और ड्यू टू रोटेशन दोनों जब यहाँ पर देख रहे होते हैं तो आपको 2v मिल रहा होता है। t टाइम में अगर ये यहाँ पे पहुंचेगा तो आप कहेंगे vt इज इक्वल टू l। तो t टाइम में 2v स्पीड से जब ये अनवाउंड होगा तो l डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2v इंटू टी, इट इज इक्वल टू 2l। तो आप कहेंगे अनवाउंडेड जो स्ट्रिंग की लेंथ है जो इसके हाथ में है वो 2l लेंथ की होगी। 97। 98। अ ट्रायंगल, आप देखिए ट्रायंगुलर प्लेट है, लैमिना है और इस तरह से इसकी वर्टिसेस की नेमिंग है AB और C इज मिड पॉइंट। कह रहा है कि अ ट्रायंगल प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड डेंसिटी is made to rotate about an axis perpendicular to the plane of paper. In the first case, axis is passing through A. अब आप देख रहे हैं, और दूसरे केस में एक्सिस यहां से जा रहा है। यहां पर दिखाया गया कि फोर्स C पॉइंट पर लगाया गया जो मिड पॉइंट है। तो कह रहा है इन दोनों केसेस में
अगर जब ये एक्सिस है और ये घुमाया जा रहा है तो अल्फा ए एंगुलर एक्सेलरेशन है, और जब ये एक्सिस है ये घुमाया जा रहा है अल्फा बी एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो बताइए अल्फा ए और अल्फा बी में रिलेशन, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग इनइक्वालिटीज में हमें रिलेशन बताना है। तो आप सभी समझते हैं कि जब एक्सिस यहाँ पर होगा तो उस केस में मास ज्यादा दूर है एक्सिस से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होगा। तो आप यहां पर देख सकते हो आई ए इज ग्रेटर देन आई बी। अब जब आपने ये बात देख ली तो आप सभी जानते हो दोनों केस में एक्सिस यहां पर है तो भी आप देख रहे हैं फोर्स और ये डिस्टेंस l/2, और जब यहां पर है तब भी फोर्स इंटू डिस्टेंस l/2, टॉर्क सेम है, तो टॉर्क इज सेम। तो आप कह सकते हो टाउ इज इक्वल टू आई ए अल्फा ए इज इक्वल टू आई बी अल्फा बी। अब आप आराम से देख लें, आई ए इज ग्रेटर तो अल्फा ए क्या हो जाएगा, लेसर। क्वेश्चन नंबर 99, सिंपल सी प्रॉब्लम है। आपको कोलिजन में पढ़ाया गया होगा कि कोई बॉल अगर यहां पर रिलीज की जाए ग्राउंड से, इसकी हाइट जो है h है, तो फर्स्ट रिबाउंड में ये जो हाइट अटेन करता है दैट हाइट h1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू एच। सेकेंड रिबाउंड में आप देखोगे जो हाइट ये अटेंड करेगा h2 इज इक्वल टू ई स्क्वायर होल स्क्वायर एच। तो आप कहते हो कि एक फॉर्मूला आप बना लेते हो आफ्टर एनएस रिबाउंड hn इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2n इंटू एच। अब यहाँ पर कह रहा है थर्ड स्ट्राइकिंग हो रही है, उसके बाद कितनी हाइट अटेन करेगा, तो आप यहाँ 3 सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको जवाब मिल जाता है ई रेज टू 6h। 100। क्वेश्चन नंबर 100 में आप लोग ध्यान, आपको ऑब्लिक कोलिजन एक पढ़ाया गया होगा जिसमें बोला गया होगा कि एक बॉल अगर यहाँ पर रेस्ट में है और दूसरी बॉल को आप इस तरह से मूव कराएं, आइडेंटिकल है कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन है, तो उस केस में ये जब यहाँ पर आएगा तो इससे कोलाइड करेगा तो ये इधर को जाएगा और दूसरी बॉल इधर को कुछ एंगल बनाती हुई जा रही होती है। तो आफ्टर कोलिजन अगर हम इनके डायरेक्शन शो करें तो कुछ इस तरह से मिल रहे होते हैं, और साथ साथ में आपको रिजल्ट बताया गया होगा कि ये जो टोटल एंगल है ये 90 डिग्री होता है। तो यहां पर इस प्रॉब्लम में भी आप सभी देख रहे हैं, दिया हुआ है कंसीडर द कोलिजन depicted in figure to be between 2 billiard balls with equal masses. The first ball is called Q and second ball is target. The billiard player wants to sink the target ball in the corner pocket which is at an angle 37 degree. तो यहाँ पर 37 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ये एंगल। Assume that collision is elastic and friction and rotation is absent. तो obtain θ1, यहाँ पर θ1 बना हुआ है आपके प्रॉब्लम में, तो आप कह सकते हैं θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको θ1 मिल जाएगा 53 डिग्री। 101। An object of mass m and radius r performing rolling on smooth horizontal surface, और यहाँ पर एक फोर्स लगाया गया है टॉप मोस्ट पॉइंट पर। कह रहा पहचानो कि ये डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है, रिंग है, हॉलो स्फीयर है, तो ये बात यहाँ पर पहचान करनी है। तो आप सभी बच्चे ध्यान दें, जब ये यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा तो उस केस में आप लोग F इंटू आर
इट इज इक्वल टू आई अल्फा लिख सकते हो, और एफ इज इक्वल टू एम ए, एंड यू नो इन प्योर रोलिंग ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो यहां से जब आप रिजल्ट देख रहे हो तो एफ की वैल्यू आपने यहां रख दिया एम और ए की वैल्यू आर अल्फा इंटू आर, इट इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा कैंसिल आउट कर दो बेटा, तो आई क्या हो रहा है एम आर स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या है रिंग है। 102, a block of mass m is kept on a platform और प्लेटफॉर्म आपको इस तरह का दिया हुआ है ऐसे, मोशन प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन g/2 अपवर्ड है, a block is put on it, mass of block is small m। तो कह रहा है वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन, आप सब बच्चा जानता है कि इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ को लग रहा है, और इसकी वैल्यू क्या होता है कि एम ए, तो आप सभी देख रहे हैं n इज इक्वल टू 3mg/2, और 3mg/2 फोर्स से ये ऊपर की तरफ को चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर को ही हो रहा है, तो वर्क पॉजिटिव होगा। और टी टाइम में कह रहा है, तो टी टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा हाफ ए टी स्क्वायर, आप वर्क डन W इज इक्वल टू n इंटू एस इंटू कॉस 0 1 मल्टीप्लाई कर दें तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। 103, अब प्रॉब्लम 103 देखें, a mass capital M is lowered with the help of a string by distance h at constant acceleration g/2, the work done by the string। तो आप सभी जान रहे हो कि यहाँ पर स्ट्रिंग का जो फोर्स है वो टेंशन, और टेंशन से वर्क डन पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर टेंशन सबसे पहले कैलकुलेट करोगे, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में g/2 स्पीड एक्सेलरेशन से जा रहा है, और कह रहा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डाउनवर्ड h। तो जब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट दिया हुआ है तो आपको केवल टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ये वैल्यू हो जाएगी T इज इक्वल टू mg माइनस mg/2, आप mg माइनस mg/2 ma, और जब आपको टेंशन मिल गया तो आप आराम से देख रहे हैं टेंशन अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा बाई द स्ट्रिंग आर टेंशन, इट इज T इंटू h इंटू कॉस 180, तो माइनस m g/2, ये तो टेंशन हो गया, इंटू h, कॉस 180 माइनस 1 होता है। 104, a force F is given as 2xi cap plus 2j cap plus 3z square k cap is acting on a particle. Find the work done by this particle in displacing the body from 1 2 3 to 3 6 1। अब आप सभी लोग ध्यान दें, जब भी यहाँ पर प्रॉब्लम इस तरह की हो, वेरिएबल फोर्स हो, तो हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं यहाँ पर एफ डॉट डी आर, और आप यहाँ पर जब डी आर को लिखते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, और डॉट प्रोडक्ट कराते हैं यहाँ पर एफ के साथ, तो आप आराम से देख सकते हो एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, इस तरह से आप एफ जेड डी जेड, ये तीन इंटीग्रेशन आपके पास बन रहे हैं। एक्स में 1 2 3 जा रहा है, यहाँ पर
2 to 6 और इसमें 3 to 1, तो इस तरह से लिख सकते हो। fx की जगह पर आप 2x सब्स्टिट्यूट कर दें, fy की जगह आप 2 रख दें और fz की जगह आप 3z स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करें और इंटीग्रेट करके आप लिमिट्स अप्लाई करें तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा -10 जूल, 105। A particle is released one by one from the top of two inclined rough surfaces of height h is. Their inclinations are 30 degree and 60 degree respectively. All other factors are same. कह रहा है if K1 and K2 are kinetic energies of particle at the bottom in the two cases, then आप एक जनरल रिलेशन देखें, ये थीटा एंगल है, ये h दिया हुआ है, तो आप इस लेंथ को आराम से लिख सकते हो h भाई साइन थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो h अपॉन एल, तो L क्या हो जाएगा h बाई साइन थीटा। अब आप यहां पर काइनेटिक एनर्जी की अगर बात कर रहे हैं, कोई भी बॉडी है जो यहां से यहां तक आ रही है, तो आप कहते हैं कि यहां पर mgh के बराबर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन यहां पर एक डिसिपेटिव फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से भी कुछ लॉस होगा और इस तरह से फाइनली काइनेटिक एनर्जी को आप देख रहे होंगे, ये कितना हो जाएगा mgh माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू एल, ये जो डिस्प्लेसमेंट है। अब आप L की वैल्यू h के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये mgh माइनस म्यू mg cos थीटा h अपॉन साइन थीटा, तो आप देख रहे हैं जो सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी है cot थीटा यहां पर बन रहा है, इस पर डिपेंड कर रही है, बिकॉज यू नो h तो सेम है, दोनों में मास सेम है, म्यू सेम है, तो cot थीटा जो सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी है जिसमें बड़ी होगी वहां पर काइनेटिक एनर्जी कम होगा, तो cot 30 इज √3, इट इज ग्रेटर, तो आप कहेंगे K1 इज लेसर देन K2। अब आप लोग सभी लोग देखें 106 कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, यहां पर ये फिगर दिया हुआ है और दिया है a sphere has to purely roll upward at an instant when the velocity of a sphere is v, frictional force acting on it। अब यहां पर ये ऊपर की तरफ रोल करता हुआ जा रहा है, यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा ये बात आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप सभी जानते हैं, यहां पर आप लोग देख सकते हो mg साइन थीटा एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और साथ साथ F2 को आप देखो, तो F2 की वैल्यू आप लोग यहां पर क्या देख रहे हो, अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं प्योर रोलिंग है, तो प्योर रोलिंग के केस में A इज इक्वल टू आर अल्फा, तो आप सभी बच्चे लिख सकते हैं पहला इक्वेशन mg साइन थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma, और दूसरा f इंटू आर रोटेशन के लिए आप बना रहे I
इंटू अल्फा अब आप लोग यहां पर देखें, आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, दूसरा आप इससे कैंसिल आउट कर रहे हैं। एफ की वैल्यू 2/5m है, ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट की जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, mg साइन थीटा ma प्लस 2/5ma कितना हो जाएगा बेटा, 7/5ma। यहां से एक्सेलरेशन आप निकाल लें तो एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा 5/7g साइन थीटा। और जब आपको एक्सेलरेशन मिल गया तो उस केस में आप सभी लोग आसानी से f की वैल्यू लिख सकते हैं। f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप यहां पर देखें 2/5ma 5 से 5 कैंसिल आउट, 2/7mg साइन थीटा। तो आप लोगों ने देखा इस तरह से आपको ऑप्शन कौन सा मिला, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 में आप देख रहे हैं डायरेक्शन अपवर्ड दिखाया गया है, उसकी वजह क्या है, जब फोर्स ड्राइव आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो mg साइन थीटा लग रहा है, तो फोर्स के अपोजिट आप देख रहे होते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है, तो इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 107, प्रॉब्लम आप देखें दिया हुआ है, अ होमोजेनियस सॉलिड सिलेंडर of radius r and mass m is pulled on cricket pitch by horizontal force. Assuming rolling without slipping, angular acceleration of cylinder। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, यहां पर आप F माइनस एफ ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इज इक्वल टू ma, और आप लोग यहां पर रोटेशन के लिए F इंटू आर इज इक्वल टू आई इज 1/2m r स्क्वायर, रेडियस आर आपने लिया, अल्फा इज a/r बिकॉज प्योर रोलिंग है। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा बेटे, F इज इक्वल टू ma/2। अब ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें यहां पर तो आपको आसानी से ड्राइविंग फोर्स एक्सेलरेशन जो भी चाहे आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको कैलकुलेट करना है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो आप ए को कैलकुलेट कर लें और उसके बाद अल्फा को आप निकाल सकते हैं a/r। प्रॉब्लम 108, a ladder of length L and mass m is placed against a smooth vertical wall, but the ground is not smooth. Coefficient of friction between ground and ladder is √3/2. The minimum angle theta at which the ladder will stay in equilibrium. ये केस दिया हुआ, ये स्मूथ सरफेस है, ये रफ सरफेस है, और यहाँ पर लैडर को मान लेते हैं ये थीटा मिनिमम है, इससे कम करने पर ये स्लाइड कर जाएगा, वेट mg इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट कर रहा है। यहाँ पर एक रिएक्शन देख रहे हैं बेटा, इधर को n1 और दूसरा रिएक्शन n2 इधर को होगा। ये जब इधर को स्लाइडिंग टेंडेंसी में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर को एक्ट कर रहा होगा। अब आप यहाँ पर इक्विलिब्रियम के लिए फोर्सेस को पहले बैलेंस करें तो आप देख रहे हैं F इज इक्वल टू n1, और दूसरा आप देख रहे हैं n2 इज इक्वल टू mg। अब आप F की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें, F कितना हो जाएगा, तो आप लोगों ने देखा
ये तो आप लोगों ने 1 और 2 रिलेशन बना लिया, तीसरा रिलेशन एक और बना ले। फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, आप कहते हैं कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों का वहां पर इक्विलिब्रियम देखा जाता है। फोर्स से आपने ट्रांसलेशनल देख लिया और टॉर्क से देखेंगे रोटेशनल। अगर हम लोग यहाँ पर ए बी ले लें तो इस ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेने पर आप देख रहे हैं इन दो फोर्सेस लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से होकर के एक्सिस से होकर जा रहे हैं तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर mg इनटू ये l/2 और ये cos थीटा हो जाएगा, तो ये l/2 cos थीटा इज नलिफाइड बाई काउंटर बाई n1 आप ये देख रहे हैं और ये पूरा l लेंथ, ये थीटा, तो ये हो जाएगा l sin थीटा। अब आप देखो बेटे, l कैंसिल आउट कर दो तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, n1 की वैल्यू। और जब आप n1 की वैल्यू देख रहे हैं तो ये हो जाएगा mg अपॉन 2 cot थीटा। अब आप यहाँ n1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आपको कितना मिल गया, n1 is equal to f and f is equal to mu n2 n2 is equal to mg mg कैंसिल आउट कर दें, म्यू की वैल्यू √3/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। cot थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। तो आप लोग देखें 109, a cylinder having moment of inertia I which is free to rotate about its axis receives an angular impulse j kilogram meter square per second initially, followed by similar impulse after every 4 seconds. What is the angular speed of cylinder 30 seconds after the initial impulse? तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हो जो इम्पल्स जे प्रोवाइड किया जा रहा है ये उसे ओमेगा एंगुलर स्पीड दे देता है, तो जे इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब इस तरह के 4 सेकेंड के इंटरवल पे जब इम्पल्स मिलते रहेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ पर इसके एंगुलर मोमेंटम में इंक्रीमेंट होता जाएगा। और आप देखें ये 0 सेकेंड और ये 30 सेकेंड अगर है तो आप आराम से कह सकते हो कि 28 तक ये 7 और प्लस ये फर्स्ट, आपने कुल कितना देखा, यहाँ पर 8 इम्पल्स अप्लाई किया गया। और जब 8 इम्पल्स अप्लाई किया जाएगा तो पहले इम्पल्स के बाद ओमेगा की वैल्यू जे बाई आई, तो 8 इम्पल्स के बाद क्या हो जाएगा, ओमेगा डैश इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ जे अपॉन आई। ये एंगुलर स्पीड आप देख रहे हैं। अब आप देखें प्रॉब्लम नंबर 110। A small sphere tied to the string of length 0.8 meter is describing vertical circle so that maximum and minimum tensions in the strings are in the ratio 3:1. The velocity of the sphere at the lowest position.
अब आप इस केस में इसे ए और इसे बी अगर मार्क करें तो आप आराम से रिलेशन बना सकते हैं टी ए माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन एल, एंड यहां के लिए अगर आप बनाएं it is equal to mvb square अपॉन एल। तो आप यहां पर टी ए अपॉन टी बी ये वैल्यू दिया हुआ है 3/1। अब आप सभी लोग ध्यान दें, यहां पर हमें ए और बी के बीच जब एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं, इसे रेफरेंस लेवल ले लिया, हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी इंटू 2L प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर। अब आपको कैलकुलेट करना है वी ए। ये वैल्यूज जब यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ वी ए और वी बी दोनों होगा, आपको वी ए कैलकुलेट करना है। तो उस केस में आपको वी बी एलिमिनेट करना है, तो आपको हाफ एम वी बी स्क्वायर की वैल्यू या एम वी बी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, इसको लेफ्ट साइड में लेते हुए। तो आपको केवल वी ए में एक्सप्रेशन यहां पर बनेगा और आप वी ए कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन 111, कह रहा है रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 3L और यहां पर एक पी पॉइंट दिया गया है, ये लेंथ L और इधर की लेंथ दिया हुआ है 2L। यहां पर एक मटेरियल पार्टिकल है मास 5m0 और यहां पर है 2m0। कह रहा है द रॉड इज पाइवोटेड एट P when released from initial horizontal position its instantaneous angular acceleration। अब ये एक्सिस है और इसे इस पोजीशन से रिलीज करते हैं तो आप देख रहे हैं इस वेट की वजह से और इस वेट की वजह से दो टार्क एक्ट कर रहे होंगे। ये टार्क आप देख रहे हैं ग्रेटर है 5m0g इंटू एल और इसमें से आपने -2m0g इंटू 2L सब्ट्रैक्ट किया तो ये टोटल टार्क हो गया। इट इज इक्वल टू आई अल्फा। आई में इस पार्टिकल के लिए आप लिखोगे 5m0 इंटू एल स्क्वायर प्लस इसके लिए लिखोगे 2m0 इंटू 2L होल स्क्वायर और इंटू अल्फा। तो यहां से आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपको G/13L मिल जाएगा। 112, the moment of inertia of solid sphere about an axis parallel to the diameter and at distance x from it varies as। अब आप लोग देख रहे हो ये सेंटर ऑफ मास है और ये एक नया एक्सिस है x डिस्टेंस पर, तो इस न्यू एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I क्या हो जाएगा, I सेंटर ऑफ मास और प्लस mx स्क्वायर। तो I और x में जो रिलेशन है ये 1 डिग्री का है और यहाँ पे 2 डिग्री है, तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि ये पैराबोला बनेगा। और साथ साथ इधर को I और इधर को x अगर प्लॉट कर रहे हैं तो डेफिनेटली पैराबोला की जो कॉन्केविटी है वो अपवर्ड होगी। तो ये राइट साइड में हमने आपको पैराबोला शो किया। 113, A child is standing with folded hands। आप सभी लोग जानते हैं ऐसे करके रखा हुआ है।
at the center of platform rotating about its central axis. The kinetic energy of system is K. Now child stretches his arms. अब आप देख रहे हैं तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी. So that moment of inertia of system doubles. The kinetic energy of the system is now. तो पहले K है, तो आप यहां पर देखो kinetic energy is equal to आप लिख सकते हो L square upon 2I. तो यहां पर K into I is equal to L square by 2. यहां पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. तो आप कहेंगे K और I का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा. तो उस केस में जब I बढ़ेगा तो K की वैल्यू तो आप कहते हैं कि K1 में I कम है तो K1 ज्यादा होगा. लेकिन कितनी वैल्यू होगी अगर ये कैलकुलेट करना है तो आप लिख सकते हो K इंटू आई इज इक्वल टू K डैश इंटू 2I. तो K डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? K बाई 2. 114. A particle of mass 20 gram is released with an initial velocity 5 meter per second along the curve from the point A as shown in the figure. The point A is at height h from the point B. The particle slides along the frictionless surface. When the particle reaches at point B, its angular about O will be. तो सिंपल सी प्रॉब्लम है, ये इस तरह का कर्व दिया हुआ है, यहां से रिलीज किया जा रहा है विद इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, और ये दिया गया बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो हाइट है 10 मीटर, और यहां से 10 मीटर की हाइट पर O है. इस तरह से टोटल डिस्टेंस जब ये पार्टिकल यहां पर होगा तो ये 20 हो गया. तो आप आराम से हाफ mva स्क्वायर, ये है ए पॉइंट, प्लस mgh इज इक्वल टू हाफ mvv स्क्वायर. इसे रेफरेंस लेवल लिया गया. यहां से आप लोग vb की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और जब vb निकल आए तो इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है. तो mvr, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? m वेलोसिटी एट दिस लोएस्ट पॉइंट विच इज पॉइंट B इंटू r इज 10 प्लस 10 20 मीटर. तो आप सिंप्लीफाई करें, आपको 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड मिल जाएगा. 115. The position coordinates of a particle moving in 3D coordinate system is given as x is equal to a cos omega t, y is equal to a sin omega t, and z is equal to a omega t. ये दिया हुआ है. कह रहा था स्पीड ऑफ द पार्टिकल. अब यहां पर आप vx कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा? a ओमेगा साइन ओमेगा टी विद नेगेटिव साइन. डिफरेंशिएट कर दीजिए. vy a ओमेगा cos ओमेगा टी, और vz इट इज a ओमेगा. तो इस तरह से आप लोग वेलोसिटी निकाल सकते हो अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, और आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये कितना हो जाएगा? √2
a omega. 116. If velocity v, time t and force F were chosen as basic quantities, then dimensional formula of mass. अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग m इज प्रोपोर्शनल टू v रेज टू द पावर a, t रेज टू द पावर b एंड f रेज टू द पावर c लिख लेते हैं, और फिर डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर तो आप देख रहे हैं और इस केस में आप दोनों तरफ के इंडिसेस को एक साथ पहले लिख ले, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा m रेज टू द पावर c, l रेज टू द पावर a प्लस c और t रेज टू द पावर माइनस a प्लस b माइनस 2c, और इसे कंपेयर कर दे तो आपको c की वैल्यू 1 मिल जाती है सबसे पहले, और जब a प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, c की वैल्यू 1 रखते हैं तो a इज इक्वल टू -1 मिल जाता है, और तीसरा आप इसे कंपेयर करें तो -a प्लस b माइनस 2c इज इक्वल टू 0 में a और c की वैल्यू रखें तो b मिल जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं मास का इन नए फिजिकल क्वांटिटीज या इन सिंबल्स के टर्म्स में क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। प्रॉब्लम 117, two cars A and B are moving along a straight line with constant acceleration as shown in the figure. वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप यहाँ पर देख रहे बना हुआ है, और एक कार के लिए आप देख रहे स्लोप ज्यादा है और दूसरे के लिए स्लोप कम है। तो ऐसे में आप सभी लोग समझ सकते हो कि स्लोप इज रिप्रेजेंटिंग, ये वीटी कर्व है, तो स्लोप इज रिप्रेजेंटिंग एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ए का ज्यादा है तो ए कैन ओवरटेक बी। A body is projected at t is equal to 0 with a velocity 20 meter per second at an angle 30 degree with the horizontal. The radius of curvature of its trajectory at t is equal to 1 second is capital R. Neglecting air resistance and taking acceleration due to gravity 10 meter per second square, the value of R. तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हो 30 डिग्री पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट हुआ, तो आप uy की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मिल जाएगा आपको 2 uy इट इज 20 sin 30 अपॉन जी, सिंप्लीफाई करते हो तो आपको क्या मिल जा रहा है 2 सेकेंड। 1 सेकेंड तक में ये हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा और दूसरे 1 सेकेंड में इधर को आ रहा है, तो आफ्टर 1 सेकेंड जब पूछा जा रहा है तो इस पोजीशन पे पूछा जा रहा है, और आप सभी जानते हो इस पोजीशन पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है और आप देख रहे हैं इधर को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो इट इज एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आप लिख सकते हो g इज इक्वल टू u cos 30, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हर जगह सेम होता है, अपॉन r, तो r इज इक्वल टू u स्क्वायर cos स्क्वायर 30 अपॉन g, सिंप्लीफाई करें तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 119, a river flows from west to east at the rate 5 meter per second. A swimmer who can swim at the rate 8 meter per second in still water wants to reach an opposite point of the other bank. He should swim in such a direction which is making angle। अब आप जरा ध्यान दें,
आपको बताया गया है, ठीक अपोजिट पोजीशन में पहुंचने के लिए थीटा एंगल बनाते हुए फ्लो के अगेंस्ट में तैरना होता है, स्विम करना होता है। और इस केस में आपको यह भी बताया गया है वेलोसिटी ऑफ स्विमर का एक कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर को नलिफाई कर रहा होता है, जिसकी वजह से दूसरे कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है फ्लो के, ये ठीक सीधा अपोजिट पोजीशन पर ले जाता है। तो ऐसे में आप लोग Vs sin थीटा इज इक्वल टू VR लिख रहे होते हो, वैल्यूज पुट कर दो, sin थीटा 5/8 मिल जाएगा। तो आप कहोगे फ्लो से 90 प्लस साइन इनवर्स 5/8 एंगल बनाते हुए तैरना चाहिए। 120 A projectile is given an initial velocity I cap plus 2j cap meter per second. If g is 10 meter per second square, the equation of trajectory, तो आप लोग देख रहे हो यहां पर दिया हुआ है वेलोसिटी I cap plus 2j cap, तो आप लिख सकते हो ux 1 और uy आपको यहां पर 2 दिया हुआ है। आपके पास x इज इक्वल टू ut से आप 1 इंटू टी और y इज इक्वल टू यहां पर एक्सेलरेशन g एक्ट कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब ui की वैल्यू आप सभी देख रहे हैं, इनिशियली कितना दिया है 2, यहां पर बेटे t की वैल्यू x रख दो, तो आप लोग y और x में रिलेशन ऑब्टेन करोगे और आप कह सकते हो कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो जाएगी। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 121 The Vx and V square S graph are given for two particles A and B. अब इन दोनों केसेस में ये पार्टिकल ए के लिए ये बी के लिए एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हो एस इज इक्वल टू 0 पर पूछ रहा है। एस इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी आप देख रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड है, और यहां पर dv बाई डी एस निकाल लो, तो dv बाई डी एस क्या हो जाएगा माइनस 20/50 and you know acceleration is v dv by ds, तो इसे अप्लाई कर दो आप, ये आपको 20 इंटू माइनस 2/5 तो आपको कितना मिल गया -8। और दूसरे के लिए आप देख रही है वी स्क्वायर और एस के बीच में, तो यहां पर आप वी स्क्वायर का इक्वेशन लिख सकते हैं और डिफरेंशिएट कर दे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे वी स्क्वायर अपॉन 20
कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ y इज इक्वल टू एम एक्स केवल याद है तो उसके हिसाब से लिख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, स्लोप कितना हो जाएगा बेटा, -2/5 s और प्लस c। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दें तो ये आपको मिल गया 2v/dv/ds, इट इज इक्वल टू -2/5। 2 से आप 2 को कैंसिल आउट करें तो एक्सेलरेशन आप b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -0.2। 1/5 को आप 0.2 लिख रहे हो। 121। अब आप 122 देखें। The acceleration of a particle varies with time as shown in the figure. कह रहा है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो आप लोग इक्वेशन लिख दें। इक्वेशन आपको मिल जाएगा a इज इक्वल टू 2t-2। आप देख लो, स्लोप पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2/1, और वर्टिकल एक्सिस नेगेटिव है तो यहाँ -2 लिख दिया। अब यहां से आप लोग लिख सकते हो dv इज इक्वल टू 2t-2 dt, इंटीग्रेट कर दो, और जब आपको v मिल जाएगा तो उस केस में आप लोग v को लिख सकते हैं dx/dt या ds/dt आप लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू t² - 2t, तो ds इज इक्वल टू t² - 2t dt, इंटीग्रेट कर दें, और टाइम इंटरवल आपको क्या दिया है, 2 to 4, तो यहां पर 2 to 4 अप्लाई कर दें। यहां पर आप x इनिशियल टू x फाइनल लिख दें तो आपको डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x इज इक्वल टू मिल जाएगा। 123। वन 123 में आप देख रहे हैं, कह रहा है बर्ड इज फ्लाइंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर एंड रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर, and train is moving with velocity 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। ये ट्रेन और ये बर्ड का वेलोसिटी दिया हुआ है। कह रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बर्ड नोटेड बाय अ मैन इन द ट्रेन। ये ऑब्जर्वर हो गया, इसे देख रहा है, तो आप कहते हो यू आर रिक्वायरिंग velocity of bird relative to train which is vb minus vt, और माइनस vt करोगे तो आप देख रहे हो ये इधर को हो गया, और इस तरह से आपको ये डायरेक्शन मिल गई। ये दोनों वैल्यूज आपको दिया गया है 40 और ये भी 40, तो मैग्नीट्यूड 40√2 हो गया रिलेटिव वेलोसिटी का, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। 124। A ball is thrown at different angles with the same speed u from the same point and it has the same range.
इफ y1 एंड y2 आर हाइट्स, तो आप जानते हैं रेंज सेम होगी तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा और 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और इस केस में हाइट y1 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और y2 प्रोजेक्टाइल के लिए लिखा जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा आप लिखोगे। और इस तरह से y1 प्लस y2 जब आप लिख रहे होगे तो u स्क्वायर बाई 2g कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा और आपको आंसर मिल जाए। क्वेश्चन 125, if acceleration is linearly dependent on x and initial velocity of the body is 0, then which one is correct? तो आप अभी देख रहे हो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन को v dv बाई dx लिख सकते हो, तो v dv इज प्रोपोर्शनल टू एक्स dx, इंटीग्रेट कर दें तो आप लिख सकते हैं v इज प्रोपोर्शनल टू x, ये आपको मिल जाएगा। 126, the velocity displacement graph of a particle moving along a straight line is shown. The most suitable acceleration displacement graph. अब आप यहां पर देख रहे हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो दिया हुआ है ये आपके सामने है। और इससे एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना है, तो आप आराम से लिख सकते हो स्लोप यहां पर नेगेटिव है तो v इज इक्वल टू माइनस के मान लेते हैं स्लोप को, इंटू एक्स और प्लस v नॉट, ये देख रहे हैं। तो इस केस में आप एक्सेलरेशन लिख सकते हैं इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। v तो आपने अभी अभी देखा माइनस के एक्स प्लस वी नॉट, और dv बाई डी एक्स को आप k लिख रहे हैं विद निगेटिव साइन, मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस हो गया के स्क्वायर एक्स माइनस के वी नॉट। तो आप आराम से समझ सकते हो कि इसे अगर बनाना है तो इसके लिए जो सूटेबल कर्व है वो कौन सा है, ये कर्व सूटेबल है। आप देख लें स्लोप पॉजिटिव और साथ में वर्टिकल एक्सिस इंटरसेप्ट नेगेटिव। प्रॉब्लम 127, यहां पर आप देखें प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय y इज इक्वल टू ut प्लस gt स्क्वायर। तो व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, पार्टिकल का मास m दिया गया है। तो आप लोग यहां पर आराम से देख सकते हो इसे y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी कंपेयर कर सकते हो। हाफ ए इज इक्वल टू जी, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 2g। तो फोर्स ऑन द पार्टिकल मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आप लिख सकते हैं 2mg। 128, कह रहा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास ऑफ ब्लॉक सी सो दैट नीदर ए नॉर बी मूव। अब जरा ध्यान से देखें, पहले तो मैं आपको ये डायग्राम बना करके दिखा दूं।
ये ब्लॉक ए है, ये बी है और ये सी दिया हुआ है। यहां पर दिया हुआ है आगे A is ऑफ मास 100, B is ऑफ मास 140 किलोग्राम, C का तो निकालना ही है मैक्सिमम वैल्यू, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 दिया हुआ है। तो यहां पर भी 0.3 और यहां पर भी 0.3। अब इस केस में आप सभी जानते हो कि यहां पर ये टेंशन टी डैश शो किया गया, ये इक्विलिब्रियम में रहना है, तो आप सभी लोग लिख सकते हैं टी डैश इज इक्वल टू मास ऑफ सी इंटू जी। दूसरी चीज आप देख रहे हैं यहां पर, तो यहां पर आप लोग देखें, यहां पर जो टेंशन होगा एक बार ध्यान से देख लें, पुलीज आर स्मूथ, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन ए एंड बी and between B and horizontal surface is mu is equal to 0.3. Take G is equal to 10 meter per second square. तो आप लोग देखें ब्लॉक ए पर अगर फोर्स की बात करते हैं, तो ये फोर्स आप देखें, इसके इधर को जाने की टेंडेंसी है टेंशन की वजह से, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू मास ऑफ ब्लॉक ए इंटू जी। और म्यू इज 0.3, मास ऑफ ब्लॉक ए इज 100, जी इज 10, तो ये आपको 300 न्यूटन टी की वैल्यू मिल गई। जितना टेंशन यहां पर है उतना ही टेंशन यहां पर भी होगा, और सेम टेंशन आप देख रहे हैं यहां पर भी है, स्ट्रिंग सेम है। तो यहां पर जब आप ब्लॉक बी के लिए बात कर रहे होते हैं, तो इस फ्री बॉडी डायग्राम में आप देख रहे हैं, अगर यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर को लग रहा है तो इस पर इधर को लगेगा 300 न्यूटन का, और यहां पर टेंशन बी पर देख रहे हैं टी और टी मिल करके 2T लग रहा है, और साथ साथ इसे राइट वर्ड अगर ले जाने की टेंडेंसी है तो इधर को फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, और उसकी वैल्यू होगी 0.3 इंटू सम ऑफ द मासेस 100 प्लस 140, कितना हो जाएगा 240 इंटू जी। तो ये फोर्सेज इधर को लग रहे हैं और इनको बैलेंस कर रहा है टी डैश। तो टी डैश की वैल्यू ऑलरेडी आपने देखा MC इंटू जी है, आप इसको सम करके इक्वेट कर दें तो MC की वैल्यू मिल जाएगी 129। A block A of mass 2 kilogram is placed over another block B of mass 4 kilogram. और यहां पर देख रहे हैं फोर्स F लगाया गया, कह रहा है block A of mass 2 kilogram is placed over another block B of mass 4 kilogram. Which is placed over a smooth horizontal surface. The coefficient of friction between the blocks 0.4. ये स्मूथ सरफेस है। When horizontal force of magnitude 10 Newton is applied on A, the acceleration of blocks A and B are.
अब ये 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया यहां पर। अब आप देखें, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं कि हम एक बार में इसे सॉल्व कर लें, आप लोग यहां पर पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू देख लें कितनी तक हो सकती है। तो आप कह सकते हैं ये हो जाएगा 0.4 म्यू इंटू एम इंटू जी। तो ये कितना हो गया 8। अब बताओ 8 न्यूटन का फोर्स यहां मैक्सिमम जा सकता है इसके पास, इससे ज्यादा फोर्स यहां पर ट्रांसफर नहीं हो सकता, इससे कम किया जा सकता है। तो आप कहते हैं अगर 8 न्यूटन का फोर्स यहां पर लग रहा होगा तो 8/4 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये चलने लगेगा, और जब 8 न्यूटन का फोर्स इधर चला गया तो बचा 2 न्यूटन का फोर्स इसे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चला रहा है। तो जिस पर फोर्स लगा है, जहां ड्राइविंग फोर्स है, वो स्लो चलेगा और ये तेजी से आगे निकल जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता कि इसका एक्सीलरेशन ज्यादा हो जाए, इसका कम हो, जहां ड्राइविंग फोर्स लग रहा है। तो इस केस में यहां पर रिलेटिव मोशन नहीं होगा ऐसा लग रहा है। तो आप माइंड बॉडी का एक्सेलरेशन निकालें, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू फोर्स 10/2 + 4 टोटल मास। तो ये आपको कितना मिल जाएगा बेटा, 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 130. A particle of mass m is moving in a straight line with momentum p starting from at time t is equal to 0. Force is equal to kt. It acts in the same direction on the moving particle during time interval t, so that its momentum changes from p to 3p. Here k is constant. The value of t is, तो इस प्रॉब्लम में आप सब बच्चे देख रहे हो, फोर्स dp/dt इज इक्वल टू kt, ये दिया हुआ है। dp kt dt, और आप इसे 0 to t लिख दें, और यहाँ पर p से 3p हो रहा है, सिंप्लीफाई कर दें तो आपको t की वैल्यू मिल जाएगी। 131. A particle is projected with velocity v0 is equal to √gr. The coefficient of friction between the particle and the hemispherical surface is 0.5. Acceleration of the particle is. तो आप यहाँ पर देखें, इस तरह का स्फेरिकल सरफेस दिखाया गया, लोएस्ट पोजीशन में पार्टिकल को दिखाया गया, और इट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी vo इज इक्वल टू √gr. तो आप सभी जानते हैं कि यहां पर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा होगा, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी मिल रहा है। तो आप आराम से लिख सकते हो n - mg इज इक्वल टू mvo²/r। तो आप vo की वैल्यू रखें तो n की वैल्यू 2mg हो जाएगी, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो यहाँ पर एक्ट कर रहा है आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कितना हो जाएगा, μn, म्यू इज 0.5, जिसको 1/2 भी लिख सकते हो, n इज 2mg, तो ये कितना आ गया mg। इस तरह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो इसके अलोंग लग रहा है वो आप लिख सकते हो g, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप लिख सकते हो v²/r। तो नेट एक्सेलरेशन आप आराम से देख सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, g² प्लस vo²/r लिखोगे तो ये भी g आ जाएगा, तो ये आपको मिल गया g√2। 132.
A block kept on rough inclined plane as shown in the figure remains at rest up to a maximum force 2 Newton down the incline और इस केस में आप इक्वेशन बना सकते हैं 2 प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। और दूसरे केस में कह रहा है अपवर्ड 10 न्यूटन। तो इस केस में आप देखें जब ये अपवर्ड को जाने की टेंडेंसी में होगा तो डाउनवर्ड की तरफ को लग रहा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और आप लोग इक्वेशन बना सकते हो 10 इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें। इक्वेशन 1 और 2 को, तो आपको म्यू की वैल्यू √3/2 मिल जाएगी 133। यहां पर M1, M2, M3 दिए हुए हैं, यहां पर दिया हुआ है A। अब आप आराम से देखो, इसमें कहा जा रहा है कि A पर अगर स्ट्रिंग को कट किया जाए तो जस्ट आफ्टर कटिंग व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ M3, M2 एंड M1। तो आप कहते हैं जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो यहां पर जो टेंशन है जिसको आप kx के बराबर देख रहे हो, दिस टेंशन kx इज बैलेंसिंग mg। तो आप यहां पर इसके लिए लिख सकते हो kx इज इक्वल टू mg। और यहां पर आप क्या देख रहे हो, mg जो m2 का मास है mg और kx दोनों मिलकर के 2mg नीचे लग रहे हैं, और इसे मास से डिवाइड कर दोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड ब्लॉक मिल जाएगा। तो आप कहते हैं कि यहां पर तो जस्ट आफ्टर कटिंग नेट फोर्स इज 0, देयरफॉर इट्स एक्सेलरेशन विल बी 0। और M2 के लिए आपने देखा कि जो स्प्रिंग की वजह से फोर्स है और जो इसका वेट है दोनों एक ही तरफ है, तो जैसे ही ये कट किया जाएगा ये दोनों फोर्स इसको नीचे को ले जा रहे हैं, तो टोटल फोर्स अपॉन मास से एक्सेलरेशन मिल गया। अब यहाँ की बात करते हैं तो जैसे इसे कट करेंगे आप टेंशन यहाँ से 0 हो गया और उस केस में ये अंडर ग्रेविटी आ गया, तो आप कहेंगे एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज g 134। A block of mass m is lying on a wedge having inclination angle alpha is equal to tan inverse 1/5. Wedge is moving with constant acceleration a is equal to 2 meter per second square. ये दिया हुआ है। The minimum value of coefficient of friction mu so that m remains stationary with respect to wedge. अब आप यहां पर देखो mg sin अल्फा और आप देख रहे हैं कि ये राइट वर्ड जा रहा है, तो उस केस में एक सूडो फोर्स डेवलप होगा। तो ये अल्फा एंगल है तो ये भी अल्फा एंगल होगा,
तो आप कहेंगे इसका कंपोनेंट इधर को हो जाएगा एम ए कॉस अल्फा, इधर को एम ए साइन अल्फा, और एम जी का नॉर्मल कंपोनेंट एम जी कॉस अल्फा। इस तरह से यहां पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो होगा एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी कॉस अल्फा माइनस एम ए साइन अल्फा। और इसे रेस्ट में रखना है तो आप सभी लोग जानते हैं रेस्ट में होने के लिए क्या जरूरी है। यहां पर दिया हुआ है कंडीशन, वेयर इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टू रिमेन एट रेस्ट। तो आप लोग कहते हैं कि इस केस में यहां पर जो डाउनवर्ड फोर्स है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से नलिफाई होगा, तो आप आराम से लिख सकते हो म्यू एन इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा प्लस एम ए कॉस अल्फा। एन की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें और सिंप्लीफाई कर दें, बिकॉज आप सभी जानते हैं टेन अल्फा अगर दिया गया है 1/5 तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा बेटा 1/√26। आप यहाँ ट्रायंगल बना करके देख लें, और कॉस अल्फा 5/√26। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एन की वैल्यू यहाँ पुट करते ही जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप सभी लोगों को म्यू की वैल्यू 5/12 मिल जाएगा, 135। Figure shows the variation of force acting on a body with time. ये वेरिएशन आपके सामने है जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 2 और ये 4 और ये वैल्यू 20। Assuming body to start from rest, the variation of its momentum with time is best represented. अब बेटे आप देख रहे हो ना यहाँ फोर्स इंक्रीज कर रहा है, फोर्स क्या होता है, तो जो भी मोमेंटम का कर्व होगा उस कर्व को आप जब देखें तो ये जरूर ध्यान रखें कि वहां पे स्लोप जो है पहले पार्ट में 2 सेकेंड तक इंक्रीज करना चाहिए। dp by dt इज स्लोप ऑफ pt का, तो फोर्स इंक्रीज कर रहा है, dp by dt इंक्रीज कर रहा है, देखिए ये इंक्रीज कर रहा है। और साथ में यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू, अब आप यहां पर देखें ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, यहां पर स्लोप की वैल्यू दिया हुआ है 20, तो आप कह सकते हैं ऐसा ही एक ग्राफ 1 में भी बना हुआ है, वहां पे 40 दिया हुआ है। अब आप कह रहे हैं दूसरे पार्ट में फोर्स डिक्रीज कर रहा है, तो आप देखेंगे यहां पे स्लोप क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। तो आप सभी लोगों ने ये जो बात देख लिया वेरिएशन का, तो इस तरह से आप देख रहे हैं फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड फोर्स इज इंक्रीजिंग, दैट इज स्लोप ऑफ पीटी कर्व इंक्रीजेस, और P की वैल्यू यहाँ पे 20 होनी चाहिए, बिकॉज आप सभी लोग देख रहे हैं कि एरिया अगर आप देखें ये स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, तो 20 इंटू 2/2 करोगे तो 20 आएगा, तो 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड तक की वैल्यू तक ये इंक्रीज कर रहा है, और प्लस ये भी एरिया आप ऐड करेंगे उसमें, फोर्स यहाँ तक ये एक्ट कर रहा है, तो आप कहेंगे 20 और ऐड हो जाएगा, तो ये फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इस तरह से थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू।